पिछले 25 सालों में एक भी साल ऐसा नहीं गुजरा जब सेत्सुका मियाजावा अपने बेटे के घर न गई हों। वहां पहुंचकर वो बाहर से ही देखती हैं और उस दिन को याद करती है जब उनका परिवार बदल गया था, क्योंकि 25 साल पहले उस घर में जो हुआ था उसने ना सिर्फ मियाजावा फैमिली को बल्कि पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था। एंड इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट केसेस इन द हिस्ट्री ऑफ जापान। एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इतने सालों बाद भी कोई इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाया है। 13,000 से ज्यादा अनोनिमस टिप्स, 30,000 से भी ज्यादा पोस्टर्स, 2.5 लाख से ज्यादा डिटेक्टिव्स और हजारों सबूत होने के बाद भी कोई किलर को नहीं ढूंढ पाया है और आज तक इसके विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिल पाई है। दिस इज द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ द मियाजावा फैमिली। の隣に義理の妹夫婦がいるんですが、一家にみんな殺されてるんです。30 दिसंबर 2000 जब पूरी दुनिया एक नए साल, एक नई सेंचुरी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एंड इफ यू नो एनीथिंग अबाउट जापान तो आप लोग को ये चीज पता होगा कि न्यू ईयर ईव उनके कल्चर के लिए, उनके ट्रेडिशन के लिए एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। इसीलिए जापानीज फैमिलीज कई दिनों पहले से ही न्यू ईयर की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जापान में न्यू ईयर 3 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। सो लाइक एवरी टिपिकल जापानीज फैमिली, उस दिन सेतागाया टोक्यो में रहने वाले मियाजावा परिवार भी शाम के वक्त न्यू ईयर की शॉपिंग करने निकले थे। 44 ईयर ओल्ड मिकियो मियाजावा और 41 ईयर ओल्ड यासुको मियाजावा के लिए एक रेयर मोमेंट था जब वो अपने 2 बच्चों 8 साल की नीना और 6 साल के रे के साथ बाहर घूमने आए थे, क्योंकि दोनों वाइफ और हस्बैंड अक्सर अपने काम में इतने बिजी रहा करते थे कि उनका बच्चों को टाइम देना मुश्किल हो जाता था और दोनों अपनी नानी की जिम्मेदारी बनकर रह जाते थे। पर आज उन्हें फाइनली उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था। तो शॉपिंग खत्म करने के बाद मियाजावास अपने घर लौट गए और पूरे दिन न्यू ईयर की तैयारी में बिजी होने के बाद वो लोग काफी ज्यादा थक गए थे। सो दे डिड नॉट हैव एनी प्लान्स आफ्टर डिनर और इसीलिए वो लोग अपने कमरे में जाकर सो गए, एक्सेप्ट मिकियो, क्योंकि उससे कुछ काम करना था। मिकियो की वाइफ यासुको घर के एटिक में उनकी बेटी नीना के साथ सो रही थी, जबकि उनका छोटा बेटा रे, जो कि मेंटली चैलेंज भी था, घर के मिडिल फ्लोर पे अपने रूम में अकेला सो रहा था और मिकियो घर के फर्स्ट फ्लोर पर कंप्यूटर के सामने बैठकर अपना काम पूरा कर रहा था। रात के 11 बजे मिकियो ने ऊपर से आवाज सुनी। सीढ़ियों पर एक अनजान शख्स मिला। उस आदमी के द्वारा मिकियो पर अटैक किया गया और उनकी मौत हो गई। किलर ऊपर गया जहां यासुको और नीना थे। इसके बाद उन्हें अटैक किया गया। यासुको ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर किलर वापस आया और उनकी मौत हो गई। नीना ने इसके बाद अपनी माँ को देखा और शायद उसे पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है और कुछ ही पलों में उसकी भी मौत हो गई थी। पूरी रात किसी को भनक तक नहीं लगी कि मियाजावा फैमिली के घर क्या हुआ था। इट वॉज नॉट अंटिल नेक्स्ट डे जब यासुको की मॉम हारुको ने अपनी बेटी और उसकी फैमिली की एब्सेंस को नोटिस करा। सुबह के अराउंड 10 बजे उन्होंने मल्टीपल टाइम्स मियाजावास के लैंडलाइन पर कॉल किया, लेकिन सामने से कोई भी पिक नहीं कर रहा था। हारुको को ये बात नॉर्मल नहीं लगी और वो सीधा उनके घर चली गई, पर वहां भी कई बार डोर बेल बजाने के बावजूद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो वो फिर घर की स्पेयर की के थ्रू फाइनली घर के अंदर घुसी। घर के अंदर घुसते ही उन्होंने नोटिस करा कि घर में बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे वहां कोई है ही नहीं। एंड उन्होंने देखा कि लिविंग रूम बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा था, सारी चीजें इधर से उधर थी। लेकिन जब उनकी नजर सामने सीढ़ियों के पास पड़ी, मिकियो की लथपथ बॉडी पे गई, तो शी कंप्लीटली फ्रोज। मिकियो की देखते ही उनकी सांसें भारी हो गई थी। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। इससे पहले कि वो कुछ सोच या कर पाती, उन्हें यासुको, नीना और रे का ख्याल आया। ऑफ कोर्स ये बात है, इस पॉइंट पे वो घबराई भी थी और उनका दिल उन्हें ये कह रहा था कि यहीं पे रुक जा, लेकिन फिर भी वो ऊपर वाले फ्लोर की तरफ भागी जहां उनका सबसे बुरा नाइटमेयर सच होने वाला था। हारुको फिर ऊपर गई और उसने देखा कि यासुको और नीना एक दूसरे के पास थे एंड दे बोथ वर डिसीज्ड। उन्होंने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की थी। ये उनका फाइनल एक्ट था। अब उनका एक ही बच्चा बचा हुआ था। रे के रूम की तरफ बढ़ते हुए उनके कदम भारी थे। दरवाजा खोला तो वो वहीं अपने बेड पर थी,
पहली नजर में तो नॉर्मल लग रहे थे, कोई वुंड्स नहीं थे, कोई ब्लड नहीं था। लेकिन जब हारुको ने उनके ऊपर जाकर देखा तो उनके गले पर मार्क्स थे। इतना सब कुछ देखने के बाद भी हारुको का दिमाग उनकी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, बिकॉज इट नेवर क्रॉस हर माइंड कि उनकी पूरी फैमिली के साथ कुछ ऐसा होगा। शी जस्ट विश्ड कि ये सब कुछ एक बहुत ही बुरा सपना हो जिससे वो बस अब उठ जाएं। लेकिन हारुको ने जो विटनेस करा था वो सिर्फ एक सपना ही नहीं, बल्कि जापान के वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग क्राइम सीन्स में से एक था। नाउ नीडलेस टू से उन्होंने सीधा पुलिस को कांटेक्ट करा था इसके बाद, और जब वो लोग मियाजावा के घर पहुंचे थे तो उनकी शक्ल देखने लायक थी। टोक्यो जैसे बड़े शहर के पुलिस ऑफिसर्स ने अपने करियर में बहुत सारे मर्डर्स और डेथ देखे थे, लेकिन एक के बाद एक मिकियो, यासुको, नीना और रे देखने के बाद उनके भी होश उड़ गए थे। घर का सीन सिर्फ डरावना ही नहीं था, बल्कि उसने पुलिस के सामने काफी सारे सवाल खड़े कर दिए थे। आखिर कोई किसी को इतनी बुरी तरह क्यों? घर को थोड़ा इंस्पेक्ट करने पर पुलिस ने रियलाइज किया कि कोई फोर्स्ड एंट्री के साइन नहीं थे वहां, which begged another question कि आखिरकार किलर घर के अंदर कैसे आया। पुलिस को इनिशियली ये लग रहा था कि किलर वहां घर में चोरी के इंटेंशन से आया होगा, बट ये बात भी बाद में गलत साबित हो गई थी, क्योंकि घर के सारे वैल्यूएबल आइटम्स जैसे कि ज्वेलरी, क्रेडिट कार्ड, कैश और इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ अपनी जगह पर ही थे, विच मेंट कि किलर वहां बहुत स्पेसिफिक रीजन की वजह से आया था। और ये सब कुछ देखने के बाद उनके मन में और भी ज्यादा सवाल आ गए थे, विच आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारे मन में भी आ रहे होंगे अभी। लेकिन उनका जवाब जानने के लिए हमें मियाजावा फैमिली को थोड़ा और अच्छे से जानना होगा। सो लेट्स गो बैक टू व्हेन मियाजावा का परिवार पहली बार सेतागाया टोक्यो आया थे। साल था 1990 जब मियाजावा फैमिली टोक्यो के कामी शोशिगाया स्ट्रीट सेतागाया में शिफ्ट हुए थे। सेतागाया उस वक्त टोक्यो की लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, और ये एरिया वन ऑफ द बिगेस्ट रेजिडेंशियल एरियाज में से एक था, जहां 200 से भी ज्यादा फैमिलीज रहती थी। किसी भी टिपिकल फैमिली के लिए ये एक परफेक्ट जगह थी। ये ज्यादा ओवरक्राउडेड नहीं था, और टोक्यो के मेन शोर शराबे वाली सिटी से दूर होने के कारण उस वक्त यहाँ काफी शांति और स्पेस भी था। इस लोकेलिटी से सेंगावा रिवर भी पास होती थी, जिसके कारण यहाँ का माहौल और भी ज्यादा पीसफुल लगता था। मियाजावा फैमिली यहाँ आकर बहुत खुश थे, और अपनी लाइफ के लिए एक नए फेज की शुरुआत करने के लिए वो लोग अब रेडी भी थे। उनका घर उस लोकेलिटी में मौजूद बाकी घरों की तरह प्री मेड या फिर बिल्डर मेड या फिर जेनेरिक नहीं था, बल्कि उन्होंने अपना घर खुद डिजाइन किया था। यासुको मियाजावा की एल्डर सिस्टर आन ईरी, जो कि एक डिजाइनर और आर्किटेक्ट हुआ करती थी, उन्होंने ही इस घर के डिजाइन को फाइनलाइज किया था। और ये घर अपने आप में ही काफी इंटरेस्टिंग था। बाहर से देखने पर ये काफी बड़ा लगता था, लेकिन इन रियलिटी सेम प्लॉट पर दो सेपरेट घर बनाए गए थे, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। एक घर में यासुको और उसका हस्बैंड मिकियो रहा करते थे, जबकि दूसरे घर में हारुको रहा करती थी। दो बाद में यासुको की बड़ी बहन आन भी अपने बेटे के साथ वहां शिफ्ट हो गई थी। देखते ही देखते सारे लोग अपने सराउंडिंग में एडजस्ट हो गए थे। मेट्रोपॉलिटन सोशिगावा पार्क से बच्चों के खेलने की आवाज आना, फैमिली का दोनों घर में आना जाना, सब कुछ अब उनके डेली लाइफ का पार्ट बन चुका था। अर्लियर मिकियो अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपने फादर की एडिटिंग प्रोडक्शन कंपनी में काम किया करता था, लेकिन इस घर में आने के बाद वो एक इंटरनेशनल कंपनी इंटर बैंड के लिए काम करने लगा था, जहां वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी डिपार्टमेंट का लीडर था, और बड़े बड़े कंपनीज के ब्रांड इमेज बनाने में उसका काफी कंट्रीब्यूशन रहा करता था। मिकियो की वाइफ यासुको घर पर ही रहती थी, लेकिन उसके टीचिंग के पैशन और टैलेंट के कारण घर के फर्स्ट फ्लोर पे एक क्रैम स्कूल चलाया करती थी। वो क्रैम स्कूल इज लाइक अ प्राइवेट ट्यूशन, जहां पे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। सो दिस वाज देयर लाइवलीहुड, एंड ऑनेस्टली वो दोनों फाइनेंशियली काफी ज्यादा अच्छा कर रहे थे। पर उनकी लाइफ की खुशियां और भी ज्यादा हो गई थी जब उनके बच्चे इस दुनिया में आए। मिकियो और यासुको को एक बेटी और एक बेटा हुआ। उनकी बड़ी बेटी नीना एक बहुत ही स्मार्ट और गिफ्टेड बच्ची थी। वो अपने क्लास में हमेशा आगे रहती थी, और पढ़ाई के साथ साथ सॉकर खेलना और बैले प्रैक्टिस करना भी पसंद करा करती थी। शी वाज बेसिकली अ चाइल्ड, जो कि हर एक टिपिकल एशियन पेरेंट का सपना होता है। ऑन द अदर हैंड उनका छोटा बेटा रे काफी अलग था। अब सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा और मे बी डिसरिस्पेक्टफुल भी लग रहा होगा कि वो अजीब सा था, बट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट। बचपन से ही रे को स्पीच इम्पेयरमेंट और डेवलपमेंट डिसऑर्डर था, जिसके कारण वो अक्सर फैमिली में एक चिंता का टॉपिक बना रहता था। यासुको और मिकियो उसे कभी भी
अकेला नहीं छोड़ते थे और जब वो बिजी होते तो हारुको और आन एरी उसका ध्यान रखा करते थे। एंड स्पीकिंग ऑफ आन एरी, उसकी बहन, वो पहले अपने हस्बैंड और बेटे के साथ इंग्लैंड में रहा करती थी, लेकिन मियाजावा फैमिली के सेतागाया मूव करने के कुछ समय बाद आन के हस्बैंड की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। पर सिंस दोनों घर एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब थे तो एक घर की आवाज दूसरे घर में सुनाई देती थी, इसलिए मिकियो ने आन के साथ डिस्कस करके दोनों घर में साउंड प्रूफिंग कराने का फैसला लिया ताकि दोनों घर में रह रहे लोगों की प्राइवेसी मेंटेन रहे। सो सब कुछ अच्छा चल रहा था उनकी लाइव्स में और उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सेतागाया में बनाया हुआ उनका ये घर अब धीरे धीरे करके हैप्पी मेमोरी से भर रहा था। एंड इट फेल्ट लाइक कि मिकियो और यासुको दोनों अपनी लाइफ के अब फाइनली रिलैक्स्ड फेज में आ चुके थे। लेकिन जैसे जैसे साल 2000 पास आया, मियाजावा फैमिली का एनवायरनमेंट तब ड्रास्टिकली चेंज होने लगा था, क्योंकि सेतागाया जो कभी 200 से ज्यादा फैमिलीज का घर हुआ करता था, उस जगह को अब लोग धीरे धीरे करके छोड़ के जाने लगे थे। बट द क्वेश्चन वाज व्हाई। दरअसल सेतागाया में बढ़ती पॉपुलेशन के कारण मियाजावा फैमिली के घर के ठीक पीछे सिचुएटेड जो मेट्रोपॉलिटन सोशिगाया पार्क था, उसमें भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। इस बढ़ते हुए क्राउड के कारण मियाजावा फैमिली का नेबरहुड, जो कि एक वक्त पर शांत और पीसफुल हुआ करता था, अब पार्क के शोर शराबे से डिस्टर्ब होने लगा था। पार्क में आने वाले स्केटर्स स्पेशली बदनाम थे इस चीज के लिए, बट दिस वाज नॉट द एग्जैक्ट रीजन जिससे ये लोग लोकेलिटी छोड़कर जा रहे थे। पार्क में बढ़ती हुई भीड़ के कारण वहां के जो अथॉरिटीज थे उन्होंने पार्क को एक्सपैंड करने का सोचा था और वो एक एक करके वहां बसे सारे लोगों की जमीन को हायर प्राइसेस पे खरीदना शुरू कर रहे थे, जिसके कारण वहां के लोग धीरे धीरे करके उस जगह को छोड़ रहे थे। और फिर साल 2000 आते आते पूरी लोकेलिटी में सिर्फ 4 परिवार बचे हुए थे, जिसमें से 2 खुद मियाजावास के थे। सोशिगाया पार्क के अथॉरिटीज ने उन्हें कई बारी इवैक्यूएशन के लिए अप्रोच करा था, पर मियाजावा फैमिली हमेशा उनके इस ऑफर को डिनाई कर देते थे, क्योंकि यासुको ये नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों पर अचानक रिलोकेट करने की वजह से कोई बुरा असर पड़े। मोरओवर इतने सारे साल वहां बिताने के बाद उन्हें अपने घर से और सेतागाया से काफी ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी, जिसके कारण उनके लिए डिसीजन बिल्कुल भी आसान नहीं था। स्पेशली रे के डेवलपमेंट डिसऑर्डर के कारण उनके लिए अचानक से रिलोकेट करना बिल्कुल सही नहीं था। पर काफी टाइम से डिनाई करने के बाद उन्होंने फाइनली दिसंबर के 2000 में अपना प्लॉट अथॉरिटीज को बेच दिया। एंड टू मेक श्योर कि रिलोकेट करने से नीना और स्पेशली रे के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े, उन्होंने अपने रिलोकेशन को मार्च 2001 तक डिले करा था, विच मेंट कि उन्हें अभी भी 4 महीने वहां पर बिताने थे। नाउ एट दिस पॉइंट वो पूरा का पूरा एरिया किसी घोस्ट टाउन से कम नहीं था और वहां लोगों की प्रेजेंस भी तभी फील हुआ करती थी जब सोशिगाया पार्क में पीक आवर्स में जब वहां लोगों का हल्ला आता था, बस तब। एंड दिस मेक्स मी वंडर कि अगर वो लोग उसी टाइम पे दिसंबर में ही वो घर खाली कर देते तो शायद से आज ये पूरी की पूरी फैमिली बची हुई होती। बट एनीवे, न्यू ईयर ईव के कुछ दिनों पहले से ही मियाजावा फैमिली के घर के आसपास कुछ अजीब सी चीजें होना शुरू हो गई थी, विच वन कुड से वर द अर्ली वार्निंग साइंस कि कुछ बहुत गलत होने वाला था वहां। लेकिन उस समय पे किसी ने भी इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया एंड दे कंटिन्यूड विद देयर लाइव्स। जस्ट डेज बिफोर देयर मिकियो मियाजावा ने मल्टीपल लोगों के साथ एक काइंड ऑफ दुश्मनी बना ली थी। उसने स्केटिंग पार्क के कुछ बदतमीज टीनेजर्स को कन्फ्रंट करा था, वार्निंग देम कि वो उसकी फैमिली के पीस को खराब कर रहे थे। इसके अलावा मिकियो ने जापान के बदनाम बाइकर गैंग बोसोजो के कुछ मेंबर्स को भी कुछ ही दिनों पहले कन्फ्रंट करा था। कुड बी कि इनमें से ही कोई एक 30 दिसंबर की रात को उनके घर आया होगा। एंड दिस वाज नॉट द एंड ऑफ इट आल्सो। चीजें और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होने लगी थी जब यासुको ने एक अनजान कार को अपने घर के बाहर बार बार आते हुए नोटिस करा था। ये कार एक हफ्ते में मल्टीपल टाइम्स उनके घर के बाहर पार्क दिखाई देती थी, विच वाज वेरी ऑड क्योंकि वहां उनके अलावा और कोई भी नहीं रहता था। इट रेजेस द क्वेश्चन कि क्या मियाजावा फैमिली और उनके घर को कोई स्टॉक कर रहा था। इससे पहले यासुको ने ये बात अपने फादर इन लॉ के साथ शेयर की थी, लेकिन उन्होंने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था उस समय पर। इस एरिया में कुछ महीने से स्ट्रे एनिमल्स को किया जा रहा था। पहले तो छोटी इंजरीज, लेकिन फिर बाद में ये सब कुछ बहुत सीरियस हो गया था। पुलिस ने ये चीज नोटिस तो करी थी, लेकिन वो इसे किसी चीज से भी कनेक्ट नहीं कर पाए। कोई भी मेंटली सेन इंसान आखिर किसी बेजुबान जानवर के साथ ऐसा क्यों करता? हो सकता हो कि ये किलर का रिहर्सल हो। वो जरा साइकोपैथ जो इतने ज्यादा महीनों से मियाजावा फैमिली को फॉलो कर रहा था, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा है बहुत सारे साइकोपैथ्स और किलर्स को जिनकी टेंडेंसीज होती है ऐसे जानवरों को पहुंचाने की, क्योंकि उन्हें
करना पसंद होता है और लोगों को स्टॉक करना बहुत ज्यादा पसंद होता था। एंड ये वो कुछ इंसिडेंट्स थे जिन्हें पुलिस ने नोटिस तो किया था, एक्नॉलेज तो किया था, लेकिन कभी भी इनके ऊपर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई थी पहले। बट वी कैन नॉट रियली ब्लेम देम आल्सो, क्योंकि इस केस में इतने सारे लीड्स थे, इतने सारे एविडेंसेस थे कि दे वर ओवरवेल्म्ड। 31 दिसंबर मर्डर्स के बारे में पता चलने के बाद पुलिस सीन पर पहुंची और वो उस घर पर जापान के हिस्ट्री का सबसे एक्सटेंसिव फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने वाले थे। बट बिफोर डिस्कसिंग दैट ऑल्सो, हमारा मियाजावा फैमिली के घर का लेआउट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कोई टिपिकल घर नहीं था एंड इट्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट। अर्ली 2000s के स्टैंडर्ड से ये घर काफी ज्यादा मॉडर्न था और इसमें प्रॉपर सर्वेलेंस और मॉडर्न लॉक्स का भी यूज किया गया था। घर के एंट्रेंस के ठीक बगल में उनका पार्किंग एरिया था जहां से गैराज एक्सेस किया जा सकता था। घर के एंट्रेंस से अंदर आते ही फर्स्ट फ्लोर शुरू होता था, जिसे वो लोग अपने क्रैम स्कूल के लिए यूज करा करते थे, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। उसमें एक स्टडी एरिया था जहां उस रात मिकियो अपना काम कर रहा था। इसके अलावा एक रिसेप्शन रूम भी था जिसमें कंप्यूटर्स और बुक शेल्फ्स रखे हुए थे। एट द एंड ऑफ दिस फ्लोर सीढ़ियां मौजूद थी जो मिडिल फ्लोर तक लीड करती थी। मिडिल फ्लोर पहुंचते ही हम एक छोटे कॉरिडोर पे आ जाते हैं जिसके लेफ्ट साइड पे चिल्ड्रंस रूम था जिसमें रे सो रहा था। इस रूम के जस्ट बगल में टॉयलेट और बाथरूम एरिया था और कॉरिडोर के सबसे राइट पे दीवार से एक लैडर लगी हुई थी जो कि एटिक में लीड करती थी। लैडर के जस्ट बगल में ही और सीढ़ियां थी जो कि सेकंड फ्लोर तक ले जाती थी। इस फ्लोर पे एक स्पेशियस लिविंग रूम था और उसके बगल में ही किचन एरिया था। सो टू समराइज, इस घर के 3 फ्लोर्स थे। फर्स्ट फ्लोर पे क्रैम स्कूल चलता था, मिडिल फ्लोर पे बाथरूम और चिल्ड्रंस रूम था, सेकंड फ्लोर पे किचन था और सबसे ऊपर एटिक था। घर को इस तरह स्ट्रक्चर किया गया था कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर एक दूसरे के पैरेलल में थे और मिडिल फ्लोर एटिक के पैरेलल में था। नाउ सबसे पहले पुलिस वालों ने यहाँ पर एक टेंटेटिव टाइमलाइन स्टैब्लिश की जिसके लिए उन्होंने हारुको और बाकी आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की थी। हारुको ने बताया कि पिछली रात अराउंड 11:30 बजे जब वो टीवी देख रहे थे तब उन्हें मियाजावा के घर से कुछ भारी सा सामान गिरने की आवाज आई थी, बट दे डिड नॉट थिंक मच ऑफ इट एज साउंड प्रूफिंग के कारण आवाज उतनी तेज नहीं थी। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शायद ये आवाज मिकियो के सीढ़ियों से गिरने के कारण आई थी, क्योंकि मिकियो की बॉडी और सीढ़ियों पर स्ट्रगल के साइंस देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि उनके बीच हाथापाई हुई थी। तो विटनेसेस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने एस्टिमेट किया कि सारे मर्डर रात के 11:30 से लेकर 12:05 तक किए गए थे। और तो और ब्लड स्टेन्स और के लोकेशन से भी उन्हें ये चीज समझ आ गई थी कि जो किलर था वो सामने से ही घर के अंदर आया था और घर में कोई फोर्स एंट्री के भी साइन नहीं थे, जिसके कारण पुलिस वाले अब इस घर का सर्वे करने लगे थे और मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट ऑफ एंट्री ढूंढने लगे थे वो लोग। अब जब उन्होंने घर को बाहर से चारों तरफ से देखा तब उन्हें मिडिल फ्लोर के बाथरूम पे एक बड़ी विंडो दिखी जो कि लॉक्ड नहीं थी। उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन शायद से एक बहुत पतला इंसान वहां से घुस सकता था। इसलिए पुलिस ने अपनी ये थ्योरी टेस्ट करने के लिए पूरे सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया एंड दे फाउंड कि घर के फेंस और एसी यूनिट की मदद से वहां तक इजीली पहुंचा जा सकता था। इससे पुलिस की विंडो एंट्री वाली कहानी क्रेडिबल हो गई थी और मैंने भी शुरुआत में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताए थे वो इसी थ्योरी के बेस पर हैं। पर किलर जितनी सफाई से घर के अंदर घुसा था, घर के अंदर उसने बिल्कुल ऑपोजिट किया था, क्योंकि घर के अंदर इधर उधर पड़े हुए आइसक्रीम के डब्बे, टी के डब्बे, एम्प्टी बॉटल्स और खाए हुए मेलन के छिलकों को देखकर यही लग रहा था कि वो किलर वहां काफी घंटों तक बैठा था या फिर उसने कई घंटे उस घर में बिताए थे। नाउ थ्रू आउट द क्राइम ये किलर काफी ज्यादा केयरलेस दिख रहा था, क्योंकि किलर ने अपने ट्रैक्स कवर करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी थी। जो नाइफ उस के लिए यूज करे थे वो घर पर ही पड़े हुए थे। इनफैक्ट उसने अपने कपड़े और शूज भी वहीं छोड़ दिए थे। पुलिस को सेकंड फ्लोर के किचन में किलर के से सने हुए टॉवल्स भी मिले जिससे उसने खुद की इंजरीज को ट्रीट करने की कोशिश की थी, बट ही डिड नॉट डिस्पोज ऑफ इट। जो फूड आइटम उसने कंज्यूम किए थे उसमें भी किलर का सलाइवा के ट्रेसेस मिले थे। यहाँ तक कि उसने फूलिशली फैमिली के टॉयलेट को यूज करा था लेकिन उसे फ्लश भी नहीं किया था, जिसके कारण पुलिस को और भी ज्यादा डीएनए टेस्ट मिल गया था। उसके फिंगरप्रिंट्स भी पूरे क्राइम सीन पर मौजूद थे। बाय द वे, अगर तुम लोगों ने गलती से भी इस केस के बारे में सुना है तो ये फैक्ट तुम्हें पक्का पता होगा कि मियाजावा फैमिली का जो किलर था उसने जब उनका बाथरूम यूज करा था देन ही पूप्ड देयर एंड ही डिड नॉट फ्लश देयर। 緊張感、人間緊張感を持つとよく便、尿これ出すんですよ。用を足して流して拭かないのか
どうなんでしょうかね、これズボンにくっついてるかもしれないね。ガサツな人間なんですかね。普通ではないですよね。तो पुलिस के पास उसके डीएनए के ट्रेसेस, उसके फिंगरप्रिंट के ट्रेसेस हर जगह पर थे उस घर में। एंड पुलिस फॉर श्योर कि जिस किसी ने भी किया है वो एक नौसिखिया ही था, इसलिए पुलिस वाले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे इतनी सारी चीजें होते हुए कि वो इस किलर को जल्द से जल्द पकड़ ही लेंगे। पर इतना सब कुछ मिलने के बाद भी समथिंग फेल्ट ऑफ देयर, क्योंकि अगर क्रिमिनल को सिर्फ पैसे या फिर वैल्यूएबल चीजें चाहिए थी तो वो ये काम बिना के भी कर सकता था। वो घर में तब भी आ सकता था जब घर में कोई नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से उसने इस फैमिली को था उससे ऐसा लग रहा था कि किलर का इस फैमिली से कोई पर्सनल ग्रज था। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात यहाँ पर यह थी कि उसने फैमिली के घर में से जहाँ पे ज्यादा वैल्यूएबल आइटम्स थे घर के अंदर, वहां से कुछ नहीं चुराया, लेकिन उसने क्रैम स्कूल की फीस में से 1,50,000 येन चुराया था, विच इज एन ओकेश अमाउंट। लेकिन घर के अंदर जितने भी क्रेडिट कार्ड थे, जितनी भी ज्वेलरी थी, जितना भी कैश था, वो वैसे के वैसे ही थे। सो इट्स हार्ड टू बिलीव कि इतने इनसिग्निफिकेंट अमाउंट के लिए उसने एक पूरी फैमिली की ली थी। नोबडी न्यू कि किलर कैसा दिखता था, लेकिन उसके छोड़े हुए क्लूज की हेल्प से उन्होंने उसकी अपीयरेंस का थोड़ा सा अंदाजा लगाया था। विक्टिम्स के वुंड जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किए तब उन्होंने बताया कि किलर राइट हैंडेड था। उसके छोड़े हुए कपड़ों के साइज और फिट को देखकर उसकी हाइट अराउंड 5'7" तक एस्टिमेट की जा रही थी, और जिस तरह से वो बाथरूम की खिड़की से घुसा था उससे पुलिस को लग रहा था कि किलर की बॉडी स्लिम और एथलेटिक होगी, तब ही वो इतनी नैरो खिड़की से अंदर घुस पाया होगा। जिस तरह के कपड़े वो वहाँ छोड़ कर गया था वो एक टिपिकल स्केटर टीनेजर के कपड़ों की तरह ही लग रहे थे, जिसके कारण पुलिस ने पहली बार में उसकी एज 15 से 40 के बीच बताई थी, लेकिन बाद में इस रेंज को और भी छोटा करके 15 से 22 कर दिया गया था। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक रफ एस्टिमेट था और इट वाज वेरी वेल पॉसिबल कि किलर की आइडेंटिटी इससे काफी ज्यादा अलग हो। ये डिटेल्स पता करने के बाद उन्होंने किलर के फ्लायर्स और पोस्टर्स बनवाए, जिसमें पुलिस वालों ने उसकी हर एक चीज, जो भी उन्हें किलर के बारे में पता था, वो हर एक डिटेल डाली थी उसमें, अलॉन्ग विद हिज अपैरेंट अपीयरेंस। मिकियो मियाजावा की मदर सेत्सुको ने पुलिस के साथ मिलकर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प की थी, एंड इट वाज समथिंग जो वो रिलीजियसली हर साल करने वाली थी। जैसे ही इस केस की डिटेल्स पब्लिक हुई, पुलिस के सामने कई विटनेसेस आए और उन्हें काफी टिप्स भी मिल रही थी। बॉडी डिस्कवर होने के पूरे 6 घंटे बाद पुलिस को टिप मिली कि शाम के अराउंड 5:30 बजे घर से थोड़े ही दूर तोबू निको स्टेशन पे एक आदमी को स्पॉट किया गया था, जो कि किलर के डिस्क्रिप्शन को मैच कर रहा था। ही लुक्ड अराउंड 30 years old। उसकी हाइट भी डिस्क्रिप्शन से मैच कर रही थी और उसने ब्लैक जैकेट और जीन्स पहना था। उसके राइट हैंड में काफी विजिबल और गहरे थे, जिसे वो स्टेशन के ऑफिस में ट्रीट करता हुआ स्पॉट किया गया था। लेकिन इतनी बड़ी लीड मिलने के बाद भी जापानीज पुलिस ने इस लीड को पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो किलर होगा वो पिछले रात ही वहां से भाग गया होगा और वो सुबह 5:30 बजे तक उस एरिया में रहने की गलती भी नहीं करेगा। एंड अभी इतने बिजी टाइम में उसका तोबू निको स्टेशन में होना काफी अनलाइकली था पुलिस वालों के लिए। नाउ इस तरह के केसेस में जो क्राइम के बाद के पहले 24 to 48 आवर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशल होते हैं, क्योंकि दिस इज द टाइम जब क्रिमिनल पुलिस से दूरी बनाने की कोशिश करता है, ईदर बाय फ्लीटिंग द टाउन और बाय गोइंग अंडरग्राउंड। लेकिन इस केस में पुलिस वालों ने ये क्रूशल टाइम ही मिस कर दिया था, जिसके कारण अब उन्हें घर में मिले एविडेंसेस और जनता की मदद लेनी पड़ रही थी। और जिस किलर को ये लोग नौसिखिया समझ रहे थे, अब वो उनके हाथों से बस फिसलता जा रहा था। मोरोवर न्यूज चैनल भी पूरे टाइम मियाजावा फैमिली को दिखा रहे थे। नीना के बैले डांस और रे की वीडियोस को देखकर जापान के लोगों में भी फैमिली के लिए काफी सेंटिमेंट्स आ गए थे। सारे लोग चाहते थे कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो, सो पुलिस के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर था। 犯人は必ず逮捕をします。その思いを改めて強くしました。執念の捜査を行っていきます。また情報提供についても積極的にお願いいたします。जब तक पुलिस किलर के डीएनए रिपोर्ट्स का वेट कर रहे थे, उन्होंने किलर के पर्सनल आइटम्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया था। घर पे उन्हें किलर के हैट, उसकी जैकेट, शर्ट, हिप बैग्स और ग्लव्स मिले थे। पर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि किलर ने ग्लव्स का यूज ही नहीं करा था, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स घर में हर जगह थे। उन्हें पता चला कि किलर ने अपनी शर्ट और शाशमी नाइफ कानागावा प्रीफेक्चर से परचेज की थी, जो कि सेतागाया से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था। लकीली शर्ट की डिटेल्स निकालने पे पता चला कि इस स्पेसिफिक शर्ट के सिर्फ 130 यूनिट्स सेल हुए थे। तो अगर
शर्ट के सारे बायर्स की एक लिस्ट मिल जाती तो पुलिस अपने किलर तक पहुंच जाती। लेकिन रियलिटी में ये हुआ कि पुलिस वाले इन 130 यूनिट्स में से सिर्फ 12 लोगों को ही ट्रैक कर पाए थे एंड उनमें से कोई भी किलर नहीं था। सो ये लीड भी पुलिस के लिए यूजलेस निकली। इस केस का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब पुलिस वालों ने किलर के शूज को एनालाइज किया। जब किलर ने अगले दिन ऑन 31 दिसंबर उस घर से एस्केप किया तो घर के जस्ट बाहर घास पर उसके शू प्रिंट्स थे जो कि उसके विंडो से नीचे जंप करने के बाद बने होंगे। Including this, there were other shoe prints with the blood traces found inside the house. इन्हीं शू प्रिंट्स को एनालाइज करने पर किलर के शूज को आइडेंटिफाई करा गया। ये शूज स्लाजिंगर नाम के ब्रांड के थे और उसका साइज 28 सेंटीमीटर का था। लेकिन जापान में 28 सेंटीमीटर साइज के शूज मिलते ही नहीं थे, जिसके कारण पुलिस भी सोचने लगी कि किलर ने ये शूज कहां से लिए थे। थोड़ा रिसर्च करने के बाद पुलिस वालों को यह पता चला कि ये स्पेसिफिक शू साउथ कोरिया में मिलता है, विच कुड मीन कि किलर एक साउथ कोरियन हो सकता था या फिर उसने शायद साउथ कोरिया ट्रैवल करा हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और हैरान करने वाली चीज पुलिस वालों को यहाँ मिली थी इस घर में, वो था किलर का साइड बैग। उस हिप बैग या फिर साइड बैग को एनालाइज करने के बाद और उसके अंदर के आइटम्स को देखने के बाद पुलिस वालों को उसके अंदर रेत मिली थी, सैंड। और इस सैंड को एनालाइज करने पर उन्हें ये पता चला कि ये सैंड अलग अलग जगह की थी। एक जगह तो इसमें से जापान ही थी, लेकिन दूसरी जगह कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उस हिप बैग में मिला हुआ सैंड यूनाइटेड स्टेट्स के नेवाडा डेजर्ट से आया हुआ था। मोर स्पेसिफिकली ये सैंड नेवाडा डेजर्ट के एडवर्ड्स एयर बेस का था। जैसे ही ये चीज डिस्कवर हुई, केस को लेकर बहुत सारे अजीबोगरीब थ्योरीज बनने लगे थे और लोगों को लगने लगा था कि शायद किलर एक फॉरेनर या फिर मिलिट्री मैन था। इन सब चीजों के कारण इस क्राइम की मिस्ट्री दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही थी। नाउ एज ऑफ यहाँ पे वियर्ड चीजें कम थी, इंसिडेंट के 100 दिन बाद मिस्टीरियसली घर के पास एक जीजो स्टैचू पाया गया था, जो कि कुछ ऐसा दिखता है बाय द वे, एंड पुलिस फॉर श्योर कि वो वहां पे पहले नहीं था, विच मेंट कि किसी ने वहां पे पर्पसफुली इस स्टैचू को रखा था। जीजो स्टैचू बुद्धिस्ट डिएटी जीजो बोतात्सु को रिप्रेजेंट करता है, जिन्हें प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन एंड ट्रैवलर भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो आफ्टर लाइफ में स्पिरिट्स की मदद करते हैं और उन्हें ईवल स्पिरिट से बचा कर रखते हैं। ये स्टैचू 20 किलो का था, विच मेंट कि उसे वहां प्लेस करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। इसीलिए पुलिस को शक था कि शायद किलर ने ही वो स्टैचू वहां रखवाया हो, लेकिन वो कभी भी स्टैचू की मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाए। तो पुलिस के पास जितने भी लीड आ रहे थे, जो भी चीजें उन्हें मिल रही थी, चाहे वो ये स्टैचू हो, चाहे सैंड हो, चाहे जूते हो, चाहे बैग हो, कुछ भी हो, उन्हें उनसे बस मात ही मिल रही थी। कुछ भी यहाँ पे जापानीज पुलिस के लिए सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन उनके पास फिर भी एक उम्मीद थी और वो था डीएनए टेस्ट। और जब पुलिस के पास डीएनए रिपोर्ट्स आई, तब उनका ये शक कि किलर एक फॉरेनर हो सकता है और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। उन्हें पहली बार पता चला कि किलर वॉज अ मेल जिसकी मदर सदर्न यूरोपियन लीनिएज की थी, जबकि उसके फादर ईस्टर्न एशियन थे। उसका डीएनए जापान में काफी रेयर था, लेकिन कोरिया में ज्यादा कॉमन था, जिससे ये थ्योरी भी स्ट्रांग हुई कि किलर साउथ कोरियन था। この結婚こそが大きな捜査上のポイントがここにある。血液のさらに DNA という H15B の人が分布しているところなんですけれども、और अब ये केस सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं रहा था, क्योंकि वर्ल्ड के अलग अलग लोकेशन सामने आए थे इस केस में। 米国における DNA からの DNA から似顔絵作成犯人逮捕の報道に接しました。 इसलिए जापान की पुलिस अब साउथ कोरिया, यूएस, यहाँ तक कि इंटरपोल के साथ मिलकर काम कर रही थी और दुनिया के 192 कंट्रीज में किलर को ढूंढा जा रहा था। लेकिन दिस किलर वाज लाइक अ गोस्ट, क्योंकि नो मैटर पुलिस कितनी भी कोशिश करे, उसकी आइडेंटिटी पिन पॉइंट नहीं हो रही थी। और अब ऐसा लग रहा था कि इस किलर ने जानबूझकर ये सारी की सारी चीजें उस घर में छोड़ी थी, क्योंकि इन सारी चीजों के मिलते ही पुलिस एक्साइट हो जाएगी, लेकिन उसकी रियल आइडेंटिटी, किलर की रियल आइडेंटिटी तब भी छुपी रहेगी। और साउथ कोरिया और जापान के डेटाबेस में बायोमेट्रिक्स को मैच कराने के बाद भी पुलिस वालों को एक भी मैच नहीं मिला किलर के उससे। और इतने सारे एविडेंसेस और लीड के होने के बावजूद भी पुलिस वालों ने अब हार मान ली थी।
नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे। इस केस को अब 25 साल होने वाला है और इतने सारे फेलियर के बाद भी पुलिस वाले अभी भी कहीं ना कहीं इस किलर को ढूंढ रहे हैं। और मियाजावा की फैमिली जो इस केस में काफी शुरुआत से इन्वॉल्व रहे थे, उनके क्वेश्चंस के आंसर आज तक नहीं मिले हैं उन्हें। मियाजावा का घर जो कि एक समय पे खुशहाल हुआ करता था, वो अब सालों से सील्ड है और बस एक हॉन्टेड स्पॉट बनकर रह गया है, जहां टीनेजर्स और दूसरे लोग अपनी ब्रेवरी टेस्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मिकियो की मदर सेत्सुको मियाजावा विदाउट फेल पिछले 24 साल से हर साल अपनी फैमिली को जस्टिस दिलाने के लिए पुलिस के सामने फ्लायर्स और पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। 出る頃になったら今日も連絡が来ないなっていうんですか。だからそれが最初の頃はいつまで続くかなっていうか、そんなにこんなに20年もと思ってなかったから。なぜあの4人が狙われたかっていうか、それの理由が一番知りたいんですね。जितने भी पुलिस ऑफिसर्स ने इस केस पे इनिशियली काम करा था, वो सब के सब रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह पे नए ऑफिसर्स आ गए हैं। अब इतना लंबा चला है ये केस, बट आई जस्ट होप कि ये नए ऑफिसर्स इस केस को फिर भी कंटिन्यू रखें और मियाजावा फैमिली में जितने भी विक्टिम्स हैं उन तक जस्टिस फिर भी पहुंचे इतने सालों बाद भी। नाउ क्योंकि ये एक ओपन एंडेड केस है, तो अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि मेरे को क्या लगता है इस केस के बारे में, देन आई हैव अ वेरी कन्विंसिंग थ्योरी। सी मुझे ये लगता है कि जो किलर था उसने जानबूझकर वहां पे ये सारी चीजें छोड़ी थी ताकि पुलिस कंफ्यूज रहे, उसे इधर उधर ढूंढे और वो वहां से बच के निकल जाए। इनफैक्ट मेरा तो ये तक मानना है कि किलर वहां पे वापस आया था, उस घर में वापस आया था और उसी ने वो स्टैचू वहां पे रखवाया था। आई ऑल्सो थिंक कि ये कोई मामूली या रैंडम क्रिमिनल नहीं था। ही वॉज अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल हु न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग। लेकिन ये चीज तो मुझे भी समझ नहीं आई कि किलर ने फैमिली को एग्जैक्टली किस रीजन से इतनी ब्रूटली मारा। इस चीज में तुम लोग का क्या ओपिनियन है? क्या लगता है तुम्हें कि क्यों उसने ऐसा करा होगा? आखिर उसकी एक पूरे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया? आई वुड ऑल्सो लव टू हेयर योर थ्योरीज कि तुम लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो। बट इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे होल्ड पे है एंड आई थिंक कि अब ये केस शायद सॉल्व नहीं होगा। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। प्लीज बी क्लोज टू योर लव्ड वंस गाइस एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।